अमरीका ने तमाम अमरीकी शहरियों से ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तमाम अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अमरीका ने तमाम अमरीकी शहरियों से ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तमाम अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत जारी की है। सदर ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं और कहा है कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर अमरीका में 25% टैरिफ आयद होगा। इस इक़दाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर जेडी वैंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआवनीन का ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाइट हाउस ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर कर रहा था। ताहम साथ ही ट्रंप ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की मंजूरी देने पर भी गौर करते दिखाई दे रहे हैं। अब अमरीकी अखबार का दावा है कि नायब सदर जेडी वैंस ने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ सफारतकारी को मौका दें। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक़ में रैलियाँ निकाली गईं। शहरी सड़कों पर निकल आए। हज़ारों अफराद तेहरान के मरकज़ी इनकलाब चौक पर जमा हुए। मुजाहिरीन ने गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात की मुखालफत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल हिमायत का अज़म दोहराया। मुख्तलिफ शहरों में फसादात में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ईरान में अमरीका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने हुकूमत के हक़ में मुजाहिरों पर कौम को खराज तहसीन पेश किया और कहा है कि अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल करवाया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने फरेबी इक़दामात रोके और अपने आला कारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है और हमेशा मैदान में रहती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने अब्बास इराक़ची में से टेलीफोनिक राबता किया। इलामी के मुताबिक ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने राबते और मुशावरत के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़म का इआदा दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि यूक्रेन पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। उस पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब का कहना था कि उम्मीद है तमाम फ़रीक जारी सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अमन की कोशिशें मुनसिफ़ाना और पायदार तस्वीर पर मबनी होनी चाहिए। सिफारती हल तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल, यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शोबों की तलाश पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंडोनेशिया के साथ पायदार दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इआदा किया। उसके साथ पाक इंडोनेशिया मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इआदा भी किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया दिफाई सनत ताउन और इदारा जाती राबते मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तरबियती इश्तराक की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए तलाश शफ़ी जान ने कहा है कि सिंध हुकूमत को तवक्को नहीं थी कि इतने लोग निकलेंगे, मगर जब तवक्कुआत के बरक्स लोग निकले तो सिंध हुकूमत घबरा गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट के आखिरी मरहले पर लोगों को इस्लामाबाद ना बुलाएं और पूरा पाकिस्तान जाम कर दें। हमने तय कर लिया है कि मज़ाहमत से ही मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हमारे साथ जो हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों ने वेलकम किया सिंध हुकूमत का जो कंडक्ट था, जिस तरीके से वो आए, सईद गनी साहब ने रिसीव किया। नाउ क्या ऐसी वजह है कि अब सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की और हम इसकी मजम्मत करते हैं? एक खुले दिल से हमें वेलकम किया जा रहा था और हम उसको सराह भी रहे थे। अब ये हमें भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक था, शायद इन्होंने जिससे पूछना था वहाँ से इनको कोई हामी जो है वो नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि सिंध हुकूमत एकदम से घबरा गई। लेकिन हमने प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी थी और हमने एनओसी भी दी थी। आप जलसा स्ट्रीट पर करना चाहते थे ताकि ज़्यादा लोग हम नजर आए। कोई स्ट्रीट पे जलसा नहीं करना चाह रहे थे। जब सुहेल आफरीदी साहब जिस दिन जलसागाह जाना था, फार्म हाउस से हम निकले, तब भी इन्होंने सिंध पुलिस के मोबाइल लगे हुए थे। मैंने अपने हाथों से उनको रिक्वेस्ट ही किया, उसके वो फुटेज मौजूद है कि हमें जाने दे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। हमारे पास तो हज़ारों लोग थे, एक मोबाइल या 2 मोबाइल को हटाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग निकलेंगे। जब लोग निकले, इन पे प्रेशर आए ऊपर से, जहाँ से इन्होंने पूछना था, जहाँ से शहबाज शरीफ पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक लाइन में खड़े हैं। जितने लोग आपने यहाँ क्राउड पुल किया है वो क्या इस्लामाबाद आ जाएगा? क्योंकि माजी में ऐसा नहीं हो सका है। क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्या है? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट होता ही ऐसी है कि हर चौक पे जो लोग जमा होते हैं, शायद हम इस्लामाबाद ना बुलाएं, हम पूरा पाकिस्तान जैम कर दें। वो रहनुमाई जिन्होंने एक मस्बत बात की थी कि जी हम हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं, जब मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से जुम्मे को सवाल किया था, अभी यही स्टेटस है या कुछ चेंज हो गया? अभी नहीं खुले। अब बंद। अब जो हुआ है हमारे साथ, उसके बाद किस मुंह से ये हमारे साथ बैठेंगे? इनके इख्तियार में नहीं है। एनओसी दे देते हैं, शेलिंग करते हैं, ये मुज़ाकरात इनके इख्तियार में है, ये बेइख्तियार हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में बिलावल साहब ने तकरीर की या जरदारी साहब ने तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ भी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि ये भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। ये भी सिर्फ इशारे के इंतज़ार में है। देखिए, मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता निकलेगा, ये हम तय कर चुके हैं। इनका बिलावल भुट्टो साहब इतने लोग कराची में इकट्ठे नहीं कर सकता जितने हमने किए हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मनी ने कहा है कि हमने पीटीआई वालों का रास्ता बंद नहीं किया, हमने उन्हें जलसे की इजाज़त दे दी थी, मगर पीटीआई सड़क पर एहतजाज करना चाहती थी क्योंकि सबको पता है कि रोड पर 50 बंदे भी 500 लगते हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। ये हुआ क्या है? क्या वाकई जो आप लोग कर रहे थे आपके ऊपर दबाव आया जिसके तहत ये सब हुआ? हाईवे के ऊपर मैं मुतअद्दिद बार जो है फंसी हूँ। वहाँ पे ट्रैक्टर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक का निजाम हो जाता है। पहली मर्तबा नहीं है, जो सिंध में रहता है ना उसको पता होगा, हमारे मेहमानों को नहीं पता। वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत दफा ब्लॉक हो जाता है, मगर इस दफा तो किया गया था। बात ये है कि पीटीआई को एडवेंचर चाहिए था, वो इनको मिला नहीं। यहाँ पंजाब में मिला था इन्हें एडवेंचर, इन्होंने कहा चले हम कुछ क्रिएट कर देते हैं। जिस इवेंट की ये बात कर रहे हैं, हमने एनओसी दिया है और इस एनओसी में फेडरल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल जरूरी है। उनकी अप्रूवल आई है, देर से आई, लेकिन नॉट आफ्टर देयर इवेंट, बिफोर देयर इवेंट। नाउ दे वांटेड टू डू एन इवेंट ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए, स्ट्रीट में हमें भी पता है 50 बंदा 500 लगता है, तो दिस वाज एन इजी वे आउट। यू उसकी एहलकार जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ असाइंड थे। शाहजेब, अब क्या करें हम? कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई, एनओसी के बाद शेलिंग की गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्राउड पुल कर पाएंगे। वो क्राउड देखकर प्रेशर आया आप लोगों पर। जिस तरह की ये लफ्जाजी कर रहे हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट ये है, ये वही किसी स्क्रिप्ट है जो एंटी पीपीपी है। तो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी अच्छी सोच का या उनकी मुस्बत सोच का या उनकी, हम तो डायलॉग की भी बात करते हैं, हम तो कहते हैं जी इनके साथ डायलॉग करें, क्यों नहीं करते? वफाकी हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डीनेंस वापस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने ऑर्डीनेंस वापस लेने की तजवीज़ सदर को भिजवा दी है। इससे पहले सदर की मंजूरी के बगैर ही ऑर्डीनेंस नाफिजुल अमल हो गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में एहतजाज किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ऐवान में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री के लिए सियासी जमातों से नाम मांग लिए हैं। कोरम पूरा न होने के बाद इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत
कौमी असम्बली का इजलास आधे घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने पैनल ऑफ चेयरमैन के नामों के ऐलान के बाद कहा कि ऐवान में लीडर ऑफ द अपोजिशन की नाअहली के बाद मामले में ताख़ीर इसलिए हुई कि मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तजावीज़ उनके दफ्तर में भिजवा दी गई हैं। उस पर PTI के आमिर डोगर ने कहा है कि हमने पहले ही 75 अरकान के दस्तखतों से महमूद खाना चकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के लिए ख़त लिखा था, उस पर अमल किया जाए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि PTI अरकान को स्पीकर चेंबर में बातचीत करते देखा। अयाज सादिक से पूछा गया कि वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा है कि वो ऐलान कर देंगे कि तहरीक इंसाफ से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मैं पार्लियामेंट हाउस से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। तो जब मैं आ रहा था तो उस वक्त स्पीकर साहब के चैम्बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 14 से 15 ऑनरेबल मेंबर जो हैं वो मौजूद थे। वो स्पीकर साहब से कोई गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि चूँकि मैंने पिछले हफ्ते में मुतअद्दिद बार आपका नाम लिया है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और आपके ऑफिस से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, तो क्या आज मीर साहब के प्रोग्राम में मैं अनाउंस कर दूं कि बाकायदा तौर पे आपके ऑफिस से आज मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं? तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ और कुलीग्स के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहा हूँ, शायद रास्ता यहाँ से निकल पड़े। ये कहा कि ये बाज़ाब्ता नहीं है, बाज़ाब्ता से पहले वाली स्टेज पे है कि बैठ के 4, 10 या 12 MNAs बैठे हुए हैं। भाई आपको 25 MNAs ने लिख के दिया हुआ है अपोजिशन लीडर ऑन बोथ हाउसेस, सेनेट एज वेल एज दी नेशनल असेंबली बनाएं, अभी तक क्यों नहीं बना सके आप? वो क्या हर्डल आ रही है उसमें? कल का टाइम दिया गया है कि अपोजिशन जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएं और परसों इंशाल्लाह ताला इंतखाब हो जाएगा। तो गुड विल जेस्चर अगर इसको ये इंतखाब हो जाएगा, हो जाएगा इंतखाब अपोजिशन लीडर का इंतखाब होगा। इंतखाब का मतलब ये है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी वही बनेगा ना। तो मेजॉरिटी के मुकाबले में कौन आएगा? ये तो अपोजिशन की मर्जी है। महमूद खान चकज़ई के मुकाबले में कौन आएगा? सर अपोजिशन 4 बंदे खड़ा करे, हमें से क्या गर्ज है? अगर हम दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, मोदी का जो वजीर खारजा है जो पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, खैर उसने मुस्कुराया भी, उसने पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ हाथ भी मिला लिया, तो हम अपने लोगों से क्यों नहीं बात कर सकते? तो वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत का पहिया उसी वक्त चल सकता है कामयाबी से कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठे चलें, और उनका मैंडेट जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनका मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना चाहिए। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद है, M3 फैज़पुर से जड़ांवाला, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद और M11 काला शाह काकू से समड़ियाल तक बंद है। सिंध के शहर पटीदन और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। तफसील बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन समेत जिला नौशहर फरोज शदीद धुंध और शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से धुंध और शदीद सर्दी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पटीदन में आज दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 100% रहा है, जबकि हद निगाह भी इंतहाई कम है, जिसके बाद राब्ता सड़कें हो या नेशनल हाईवे उस पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी तौर पर धुंध के दौरान सफ़र से गुरेज किया जाए। अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और गाड़ी में फासला रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसी शदीद सर्दी और धुंध का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा, जबकि ये गुज़िश्ता एक हफ्ते से सर्दी का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान गैस व बिजली की लोड शेडिंग ने भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लोगों का कहना है कि शदीद सर्दी में लोगों को रिलीफ देने के लिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि खानादारी की मुश्किलात में कमी आ सके। जी भावलपुर में आटे और गंदम की कीमत में इजाफा हो गया है, जिससे शहरी परेशान है। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, महंगाई सिर्फ मुर्गी का गोश्त या दूसरी चीजों में नहीं हुई, बल्कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो आवाम को चुभने वाली महंगाई है गंदम का रेट और आटे का रेट। सीजन में गंदम जो है वो 2200-2300 रुपए मन कोई नहीं खरीद रहा था। हुकूमत पंजाब ने आइंदा फसल के लिए रेट मुकर्रर किया है 3500 रुपए मन का, लेकिन अब गंदम भावलपुर शहर और उसके गिरदो नवाह में 4500 रुपए मन फरोख्त हो रही है, और चक्की पे आटा जो है वो 5000 से कम फी मन नहीं मिल रहा। जो आटे का थैला 1600 रुपए का था, अब वो 15 किलो का आटे का थैला 1900 रुपए में हो गया है। तो एक गरीब इंसान है, खाने 2 टाइम की रोटी होती है, तो वो भी उसके लिए खाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मेरी अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि इस पे थोड़ी नजरसानी करें।
ज़िला मोहम्मद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 7 मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह जान। जिला मोहम्मद डीएचक्यू अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोहम्मद के हेडक्वार्टर कॉलोनी डीएचक्यू अस्पताल में, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी आते हैं, मगर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं एमएस डीएचक्यू कॉलोनी डॉक्टर परवेज इकबाल से। रिसेंटली जो ना हमारे पास अब 7 स्पेशलिटी की कमी है, तो गवर्नमेंट ने हमें एश्योरिटी दी है कि नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह यानी नियर फ्यूचर में उसको भी जो ना इधर रिपोर्ट कर दिया जाए। मुकामी लोगों ने महकमा सेहत और सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया कि डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए, ताकि अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीजों को तिबी सहूलियात में आसानी हो। जी, मुल्तान में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की सुस्त रवि के बायस किला कोहना कासिम बाग की अपग्रेडेशन का मंसूबा तातुल का शिकार है। सड़कों के अतराफ गड्ढे और धूल मिट्टी ने शहरियों और सयाहों का गुजरना भी मुश्किल बना दिया है। मजीद बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान की पहचान समझे जाने वाला मुल्तान का किला कोना कासिम बाग, जहाँ पे मुल्तान के 2 मशहूर मज़ारात भी वाक़े हैं। यहाँ पे तरक्याती काम शुरू हुआ था 6-7 महीने कबल, और उस काम के चलते इस अहम इमारत में जो अहम इलाका है मुल्तान के टूरिज़म के लिए, यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, इसी कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसके बायस मुल्तान की जो सबसे अहम 2 मज़ारात हैं, किला है, उसकी खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। जगह जगह के ऊपर जो है वो घड़े पड़े हुए हैं। रेगिस्तान का मंजर जो पार्क्स होते थे वो पेश कर रहे हैं। कहीं पे भी जो है हमें यहाँ पे ग्रीनरी नज़र नहीं आई। साथ ही साथ जो यहाँ पे मज़ार के बिल्कुल साथ ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, वो भी जो है हालत ज़ार ख़राब होने की वजह से बंद पड़ा है। ये डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ की जो खूबसूरती पहले थी वो ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पर बहुत स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से पहले जो यहाँ पे रौनक लगी रहती थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है। सर ये देखें आप, यहाँ पर बहुत गंदगी भी है। वहाँ का तो बहुत अच्छा फिर भी माहौल है, लेकिन ये टूट फूट का शिकार है सारा। काफ़ी टाइम से काम नहीं हो रहा ये। यहाँ पे मुल्क भर से सयाह आते हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि यहाँ पे पहले अच्छी ग्रीनरी होती थी, खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती थी, और हम वही देखने के लिए मुल्तान में आते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जगह जगह मिट्टी है और घड़े पड़े हुए हैं, जिससे जो इस इलाके की जो खूबसूरती थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। यहाँ पे मुकामी शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है वॉल्ड सिटी पंजाब से कि इस काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि मुल्तान की जो खूबसूरती है वो बरकरार रह सके। जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की है कि स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरल के बयान को आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ना समझा जाए। बीसीबी को अभी तक आईसीसी के जवाब का इंतज़ार है। आसिफ नजरल ने मीडिया को बताया था कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से 3 पॉइंट्स का बताया है। दूसरी जानिब डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी टू चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश ने कहा है कि डॉक्टर आसिफ नजरल ने जिस आईसीसी ख़त का जिक्र किया है वो T20 वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी के जायज़े के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। बांग्लादेश में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आसिफ नजर ने कहा कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखा है, जिसमें भारत ने बांग्लादेशी फैंस और टीम को सिक्योरिटी खदशात के लिए 3 पॉइंट का बताया है। खत के मुताबिक अगर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी स्क्वाड में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश टीम का सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। बांग्लादेशी फैंस अगर बांग्लादेश का झंडा या टीम की टी-शर्ट पहनकर घूमेंगे तो अब बांग्लादेश के इलेक्शन की तारीख करीब आने पर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा। डॉक्टर आसिफ नजर ने कहा कि आईसीसी सिक्योरिटी टीम का ये बयान वाज़ेह कर रहा है कि बांग्लादेश टीम के भारत में खेलने के लिए हालात साजगार नहीं। दूसरी जानिब डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी टू चीफ एडवाइजर बांग्लादेश आज़ाद मुजमदार ने कहा कि डॉक्टर आसिफ नजर ने जिस आईसीसी खत का जिक्र किया वो वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी के जायजे के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी वजाहत की है कि आसिफ नजर के बयान को आईसीसी का बाज़ाब्ता जवाब न समझा जाए। बीसीबी को अब भी आईसीसी के जवाब का इंतजार है। चीज़वे नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। इवेंट की इनामी रकम में 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। मुल्क के 48 क्यूएस्ट एक्शन में नजर आएंगे। कराची में पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन ने मीडिया को ये ब्रीफ किया।
मुस्लिम जिम खाना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन ने बताया कि 13 जनवरी से नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाली नेशनल चैंपियनशिप का ये 50वां एडिशन है। गुज़िश्ता साल नेशनल चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर दी गई है। फातेह कीस्ट को 3.5 और रनर अप कीस्ट को 2 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। नेशनल चैंपियन कतर में होने वाली एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विकेट कीपर बैटर तमाम फॉर्मेट से भारत के खिलाफ आने वाली सीरीज़ के बाद क्रिकेट से रिटायर होंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हेली की रिटायरमेंट से मुतालिक मालूमात जारी कर दी हैं। 35 साल एलिसा हेली ने 2010 में करियर का आगाज़ किया। 295 इंटरनेशनल मैचेस, 7000 से ज़ायद रन्स बनाए। उन्होंने विकेटों के पीछे 275 आउट किए। 2023 में फुल टाइम कप्तान की जिम्मेदारियां संभाल लीं। दुनिया की एक बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर 8 ICC वर्ल्ड कप टाइटल्स का हिस्सा रहीं। एलिसा ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की अहलियां हैं। उनका कहना है कि मिले जुले एहसासात के साथ भारत के साथ सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का जज्बा रखती हैं, लेकिन मुकाबले का पहलू शायद खो दिया है, इसलिए ये रिटायरमेंट का अच्छा वक्त है। 1 जनवरी से कराची समेत मुल्क भर में बिजली के मौजूदा निर्ख बरकरार रहेंगे। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की यकसा निर्खों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी है। अब वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के निर्खों के तयन का फ़ैसला 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी से करने का फ़ैसला किया गया था। इस सिलसिले में नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत के बाद फ़ैसला जारी कर दिया है। नेपरा के फ़ैसले में हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से बिजली के मौजूदा निर्ख ही बरकरार रखे गए हैं। घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन समेत तमाम सेक्टर्स के लिए बिजली के निर्ख बरकरार रहेंगे। IBA कराची में मसनूई जहानत, गलत मालूमात और हक़ाइक़ की जांच के मौजू पर खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए हुकूमत, मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना होगा। तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में CEJ IBA में आई वेरीफाई प्रोग्राम के तहत मसनूई जहानत, मिस इन्फॉर्मेशन और हक़ाइक़ की जांच के हवाले से मकालमे का एहतमाम किया गया। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा और संगीन चैलेंज है। उनका कहना था कि मसनूई जहानत के फरोग के बाद गलत मालूमात से निमटना मजीद मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि IBA ने आई वेरीफाई पाकिस्तान के क़याम के हवाले से शानदार काम किया है। A system like iVerify in order to promote not only responsible journalism in Pakistan, but to call out fake news and to do it effectively and immediately. So I think the community at large, the government, media houses, academia, the civil society, everyone has a role to play in countering misinformation. मकालमे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA डॉक्टर S अकबर जैदी, मैनेजिंग डायरेक्टर जियो न्यूज़ अजहर अब्बास, शाहजेब जिलानी समेत मारूफ सहाफ़ियों, जामियात के प्रोफेसर्स और आई वेरीफाई पाकिस्तान के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि AI के हवाले से आगाही अब वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसमें मीडिया हाउसेस समेत तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। What we've tried to do is कि एक तरफ मीडिया को उस कोलिशन का मेंबर बनाएं, मीडिया इदारे और जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, और फिर एकेडमिक्स के ज़रिए, रिसर्चर्स के ज़रिए यूथ तक रसाई हासिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के साथ बात करना। मुकर्रिरीन का कहना था कि AI के इस दौर में इसके मनफी पहलू से बचने के लिए सोशल मीडिया पर चलने वाली मुख्तलिफ खबरों और वीडियोस की फैक्ट चेकिंग इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़ कराची। जियो न्यूज़ के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए हैं, जिसे बेदर्दी से मिटा दिया गया। वो सहाफ़त का रोशन सितारा कैसे परवान चढ़ता रहा और वो कहाँ तक जा सकता था, देखिए इस रिपोर्ट में। जियो और 7 स्काई ला रहे हैं नया ड्रामा सीरियल इब्लीस, जो रोज़ाना रात 7 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इब्लीस की कहानी हसद के गारे से गूंदी गई है।
अनाबिया के पास सब कुछ होने के बावजूद भी मरियम की जलन में उसकी मासूमियत, उसका वकार, यहाँ तक के रिश्तों का एतबार भी छीनती नजर आएगी। जिस तरह इब्लीस को शौक है फितना फैलाने का, बिल्कुल इसी तरह अनाबिया की फितरत है जमीन पर फसाद फैलाने की। क्या कहानी के नशेब फराज में अनाबिया को नदामत का हो पाएगा एहसास, या इब्लीस जैसी असबियत से छीन लेगी मरियम से जीने की आस? जानिए नई ड्रामा सीरियल इब्लीस में रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।